शुरू वादाहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं कौम पूछती है, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम कौम पूछती है अपने हर प्रोग्राम में इस कौम के वो सवालात जो कि वो करना चाहते हैं हुक्मरानों से, उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ जो कि वो मसाइल जिनका वो हल जहां से निकल सकता है। तो आज जिस फैसले पर हम बात करने जा रहे हैं वो फ़ैसला है उस हर आम आदमी की जिससे बराह रास्त ताल्लुक़ है, उसकी जेब से, कारोबार की लागत से और इस मुल्क की मईशत से। जिस तरीके से जो फ़ैसला किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पे उसका तयन किया जाएगा, तो आखिर उससे एक आम आदमी को फ़ायदा होगा या उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा? जानने के लिए हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ एक आम ताजिर इस सारे फ़ैसले को किस तरीके से देखता है, जिसको गवर्नमेंट ने मतलब कह सकते हैं कि मुसल्लत कर दिया है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाएगा। तो यहाँ मेरे साथ कुछ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं ये सारे मामले को कि अब रोज़ाना मतलब पेट्रोल की कीमत का तयन होगा? जी ऐसा है कि 3 साल पहले जब गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले इन्होंने बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे कि ये जो हमारा जो टेनोर है, इसमें जो आने वाला टेनोर है, इसमें हम आवाम को रिलीफ़ देंगे और हम आवाम को जो है वो पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से और महंगाई के हवाले से हम आवाम को खुश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पहला बजट आया तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, पहला बजट है, इसमें हम इसको सीधा कर रहे हैं माहौल को और बजट को ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो उस पहला बजट भी गुजर गया, उसमें भी गोरख धंधा था जो आया था। दूसरा बजट भी इसी तरह मायूस किया, तीसरा बजट ने और ज़्यादा मायूस किया। अब जो ये जो जंग के नाम पर ये जो जंग हुई है साथ वालों में, लेकिन अमेरिका अगर और जंग की ईरान, बात की जाए तो जो जंग थी वो अमेरिका और ईरान की थी, और अगर इसमें कोई अगर कहा जाए कि जीता कौन, तो पूरी दुनिया कहती है कि इसमें जो जीत हुई वो पाकिस्तान की हुई। लेकिन एक आम आदमी को क्या मिला? जी यही मैं बात करने चाह रहा था। अगर जंग अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है, उस जंग में पूरी दुनिया ये कह रही है अगर सालिस का किरदार पाकिस्तान ने अपने नाम किया है और इनके दरमियान सुलह करवाई, जंग बंदी करवाई, तो हमें जो है हमारा जो पेट्रोल का रेट है, जो महंगाई को रेशो है, वो कम होनी चाहिए थी। बजाय कम होने के पाकिस्तान कहता है जी जंग में हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे जंग का एक गोला गिरेगा तो हम 50 रुपये रेट बढ़ाएंगे, 2 गिरेंगे तो 100 रुपये बढ़ाएंगे, अगर कोई और बमबारी की जाएगी तो 500 रुपये पेट्रोल कर देंगे। और भाई खुदा का नाम लो, 3 साल हो गए अब आवाम को लारे लगाया हुआ, और ये रोज़ का जो एक दिन रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल बढ़ा रहे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा वो जो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस वक्त मार्केट पे, आपकी दुकानदारी पे, ले दे के मतलब ट्रांसपोर्टर पे जब आता है तो वो उसका ख़र्चा बढ़ा देता है, आपके ऊपर आता है आप उसके रेट बढ़ा देते हैं। एक आम सारिफ अब उसकी कुव्वत ख़रीद रही है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकेगा? ये पेट्रोल और डीज़ल का रेट बढ़ने से आप ये देखें कि इसका मुतासिर होता है, आम आदमी मुतासिर होता है, किसान मुतासिर होता है, कारोबारी मुतासिर होता है, ट्रांसपोर्टर मुतासिर होता है, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला मुतासिर होता है पेट्रोल और डीज़ल के रेट में फ़र्क आने में। लेकिन अब ये है कि अब आप देख लें, ये पंजाब ये जो एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है और ये गल्ला मंडी सन्नाटा है। यहाँ पर बिल्कुल कारोबार जो है ना वो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है पेट्रोल के असरात, डीज़ल के असरात आपको वाज़े नज़र आएंगे कि यहाँ कारोबार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है इस वक्त। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। यहाँ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत का तयन किया जा रहा है? ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों को चेंज करते हैं, कुछ 6 रुपये बढ़ा देते हैं, 3 रुपये कम कर देते हैं। अभी रात भी आप देखें न्यूज़ में 100 पैसे कम किए हैं। बढ़ाना होता है इन्होंने 6 रुपये 10 रुपये करते हैं, और कम करने होते हैं तो 100 रुपये 100 पैसे 30 पैसे 40 पैसे इस हिसाब से कम करते हैं। इतना जो एहसान कर रहे हैं हम हुकूमत हम आवाम पर इतना एहसान कर रही है, तो इस एहसान का हम कोई एहसानमंद नहीं रहेंगे, कोई शुक्रगुजार नहीं रहेंगे। इसको ख़त्म किया जाए। ये जिस तरह माहाना वार या 15 दिन में होता था, ये उसी तरह उसी को बहाल किया जाए। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो भी यहाँ लोग दुकानदार हैं, वो इसको एक मजाक समझ रहे हैं कि मतलब कि जब
हुकूमत रेट कम करती है तो वो पैसों में करती है, कभी 30 पैसे कभी 100 पैसे, और जब बढ़ाए जाते हैं तो वो रुपयों में बढ़ाए जाते हैं, कभी 6 रुपये कभी 5 रुपये कभी 10 रुपये। एक और दुकानदार मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह से देखते हैं जी ये रोज़ाना की कीमतें जो बदल रही हैं? इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और जो पेट्रोल का रेट का रद्दोबदल कर रहे हैं, इस वक्त ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने के बराबर मुतरादिफ है। जब कम करते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत धमाल डाली जाती है कि 1 रुपये कम कर दिया, और जब बढ़ाते हैं तो इकट्ठे ही 30-30 रुपये बढ़ा देते हैं। तो खुदारा हम आवाम हैं, हमारी भी सोचें कि अपने ही सारा कुछ मामला ना क्लियर करें, कोई आवाम की तरफ भी सोचें कि आवाम पैसा क्या कमा रही है। एक आम आदमी की 10 से पेट्रोल बाहर होता जा रहा है, या तो गाड़ियाँ सारी बाइकें हैं जितनी उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है मार्केट पर, आम आदमी पर? आम आदमी पर ये आ रहा है कि उसकी हर चीज़ 10 से बाहर होती जा रही है। अब हर बंदा जो बाइक चलाने वाला था वो रोज़ाना 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, आज वो 200 रुपये का पेट्रोल गाड़ी घर खड़ी कर देता है, और वो कहता है कि यार मैं 20 रुपये 30 रुपये में काम हो जाए मेरा 40 रुपये में, वो सबसे बेहतर है। वो प्राइवेट सवारी कोई या नहीं, अब वो जो प्राइवेट सवारी जो 20 रुपये लेता था वो भी 50 रुपये से कम नहीं ले रहा। अब वही हालत हो जाती है कि आज पूछते हैं किसी रिक्शे का किराया तो 60 रुपये कहीं ले रहा है, अगर दूसरे दिन अगले दिन पूछते हैं तो वो 80 रुपये 100 रुपये ले रहा होता है। भाई पेट्रोल 2 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ने से यार डबल हो जाता है। भाई खुदा का वास्ता है, इसको कंट्रोल करें जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ एक तरफ तो गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है, दूसरी तरफ कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जिसका जो दिल चाहता है फिर उस तरह से मुनाफाखोरी भी की जाती है। यहाँ मेरे साथ एक मज़दूर तबका भी मौजूद है जो कि जिसे हम पल्लेदार कहते हैं, मजदूरी करता है, जो सारा दिन मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का सामान लेकर अपने घर जाता है। तो उससे जानता हूँ कि उसके सारे क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे? भाई सबसे पहले ये कहेंगे हुकूमत को, ये जो हुकूमत के कारनामे हैं बिल्कुल सही नहीं है। या तो फिर ऐसा करें कि आवाम को मार दें, ठीक है, कारोबार है नहीं, इनके जो है ना महंगाई के असूल बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट देख लें जी, किराए 5 रुपये पेट्रोल का रेट चढ़ता है, 10 रुपये रेट चढ़ता है, उनके जो है ना 2-2, 3-3 सौ रुपये जो है ना ऊपर से होते हैं। ये जी पेट्रोल डीजल महंगा है, भाई पेट्रोल डीजल महंगा है, लेकिन खुदारा ये तो ना करें, आवाम को तो ना मारें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये पेट्रोल जब महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, कोई मजदूरी भी महंगी मिलती है कि मतलब अगर दिहाड़ी 1000 रुपये ले रहे थे तो अब 1200 रुपये मिलने लगी है, या दिहाड़ी वही है? वही अगर दिहाड़ी के हवाले देखा जाए ना तो कहते हैं जी ये तो बढ़ गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि मजदूर को भी चलो 100-200 रुपये बढ़ा के दें यार, इनका जो है ना राशन पूरा हो जाए, घर का खर्चा पूरा हो जाए, चूल्हा चलता रहे। लेकिन ये नहीं सोचते, कहते हैं बस जी वो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। भाई ऐसा ना करें, आवाम को मारें ना। जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो एक आम तबका है, एक मज़दूर तबका है, तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस लेवल पर है। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, समाल ट्रेडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर ख्वाजा शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से रोही न्यूज़ को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या देख रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने इस वक्त इनिशिएटिव लिया है कि रोज़ बदलती सूरत हाल, रोज़ाना जो तय किए जा रहे हैं मसनूआत की कीमतें, तो एक आम ताजिर पे, एक छोटे कारोबारी शख्स पे क्या असरअंदाज हो रहा है? बेटे आपकी मेहरबानी, आपने इंतहाई अहम इशू पर और हालात हाजरा के हवाले से मुझे ऑनर लिया। बिलीव में सिर्फ ताजरों की बात नहीं, कोई भी शोबा ज़िंदगी हो, जितना ज़्यादा गहराई और गहराई में जाकर सोचेंगे एक हौल उठता है, हिजानी कैफियत है, गैर यकीनी सूरत हाल है कि पता नहीं मेरे मुल्क का मुकद्दर क्या है, मेरा मुकद्दर क्या है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से जो मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया था, उसको दोलख्त कर दिया गया और हमें ज़रा भर परवाह नहीं। आज फिर हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं कि किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है, इंसानी बुनियादी हकूक़ की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पेट्रोलियम प्राइसेस को देखें कि रोज़ बढ़ाते जाएं, कम करनी हो तो 1 रुपया कम करें, बढ़ाने में आए तो एक हफ्ते में 20, 25, 30 रुपये बढ़ा दें। लोग बहुत परेशान हैं।
आप गैस की सूरत हाल देखें, आप डीजल की सूरत हाल देखें, आप गंदम की सूरत हाल देखें, कोई भी कमोडिटी ले लें, हर शख्स परेशान है, ताजर ख़ास तौर पे परेशान है। अच्छा सर, ये मतलब जो ताजिर कम्युनिटी है वो एक स्टेक होल्डर है इस मुल्क का, तो क्या आपको एतमाद में नहीं लिया गया? देखें जी, मैं अलावजल बसीरत ये कह सकता हूँ कि हर मुल्क में ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर यहाँ अहमियत नहीं दी जाती तो इसी मतलब भी ग्रुप को, इसी वॉक ऑफ लाइफ को नहीं दी जाती। 1 करोड़ के लगभग ताजर हैं, 3-3, 4-4, 2-2 मुलाजम हमारे पास हैं। हम कई करोड़ फैमिलीज़ की अल्लाह की मदद से कफालत कर रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन हमारे हालात ये हैं कि हम खुद परेशान हैं, मार्केटों में सन्नाटा है, सुनसानी है, कोई कस्टमर नहीं है। हमारा मुल्तान की एक खसूसियत है, अनलाइक लाहौर, कराची, फैसलाबाद बड़े शहर हैं, सारे मुल्क के कस्टमर आते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मतलब भी हब है ये, वहाँ पे बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े दफातर हैं। हमारी ट्रेड सारी की सारी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्शन से, लोगों से जो ताल्लुक़ होता है। अगर किसान के पास 4 पैसे आते हैं, गंदम के हों, भुट्टे के हों, गन्ने के हों या किसी और कमोडिटी के हों, वो मार्केटों में आता है, अपनी ज़रूरियात ख़रीदता है, मोटरसाइकिल ख़रीदता है, कार ख़रीदता है, बच्चों की शादियों पे अखराजात करता है। अगर इनके पास हालत ज़ार इनकी भी बहुत, हमसे भी ज़्यादा शायद बुरी हो एक किसान की, तो वो आएंगे क्या? तो सर क्या लगता है कि कौन से ये मतलब मुशीरान हैं जो इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं गवर्नमेंट को? आपको लगता है इस तरीके से गवर्नमेंट चल सकती है? देखें बेटे, मैंने जब से होश संभाला है, मेरी कुछ थोड़ी सी दिलचस्पी है। मैंने 1962 से पहला इलेक्शन भी ऑब्ज़र्व किया था और उसी वक्त से मैं थोड़ा बहुत दिलचस्पी मेरी है। आज तक कभी ऐसा दौर नहीं देखा। अच्छा सर, ये सारी हालात में मतलब एक नया आदमी कोई कारोबार करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, नेवर एट ऑल। देखिए, ना बैंक हमसे कोऑपरेट करते हैं, ना हुकूमत के इदारे 36 किस्म के हैं वो हमसे कोऑपरेट करते हैं, उल्टा हमें ज़िबा करने के लिए आ जाएंगे। आज कोई शख्स अगर कारोबार में आता है, नया कारोबार खोलता है, तो 2 दिन 4 दिन बाद ही 30 महकमे बारी बारी फाइलें उठाएं उसके पास आ जाएंगे, उसको ज़िबा करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने। इन हालात में कैसे को प्रॉस्पर कर सकता है, कैसे को बिजनेस कर सकता है? बत्ताखोरी, कत्ल, गारत, चोरी, डकैती और कुछ सुनने वाला नहीं। कहाँ फरियाद करें, किसको नाक करें? एक ही तरजीह है हुक्मरानों की, अपनी सियासी हवाले से बाकी कौम की कोई परेशानी। सर, ये जो अमेरिका ईरान जंग हुई, जहां पूरी दुनिया को लग रहा था कि मतलब बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ जब पाकिस्तान सालिस बना तो लगता था कि जो अमेरिका ईरान जंग है तो जीत किसकी हुई? पाकिस्तान की हुई। और एक आम पाकिस्तानी ये सोचता था कि शायद अब हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, हमें कोई पेट्रोल बहुत सस्ता मिलने लगेगा। लेकिन अब किस तरीके से देखते हैं? देखें बेटे, ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, जान की अमान पाऊँ। ये जितना इन्होंने रोल अदा किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इवन ईरान के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से इजाज़त ली होती कि हम ईरान से ऑयल जो है इंपोर्ट कर सकें, गैस ले सकें कौम की बेहतरी के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं। अपने लिए पता नहीं क्या कुछ लिया होगा। इसके अलावा कौम की 25 करोड़ आवाम की कोई तरजीह नहीं। ये चाहते तो इस मौके से बड़ा फ़ायदा उठा सकते थे और एक सालिस को जो अपनी कौम और मुल्क के लिए मुफादात हासिल करने थे उसे ज़रूर हैं। अच्छा सर, क्या देखते हैं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल मतलब कोई शोबा ऐसा नहीं है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े तो जो मुतासिर ना हो, चाहे वो हम बड़ी इंडस्ट्री देख लें, चाहे वो छोटा कारोबार देख लें, एक आम आदमी जिसने मोटरसाइकिल पे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है वो भी इससे। लेकिन अगर हम बात करें एक छोटे कारोबार की, तो जब ट्रांसपोर्टर परेशान होगा अपनी कीमतों से तो वो भी किराए में इजाफा करेगा, तो इन द एंड जो आम सारिफ है तो सारा बोझ तो उस आम सारिफ पे आ जाएगा। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मैं देखिए, हम परेशान हैं। मेरे कुछ मुलाजिम हैं, शुजाबाद से आते हैं, बसों पे आते हैं तो अब अफोर्ड नहीं कर सकते।
अगर अपनी मोटर बाइक पे आते हैं तो हम तब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे लिए फ्यूल को अफोर्ड करना वो मुश्किल हो रहा है। और जो 30-40 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह लेने वाले मतलब भी हैं मुआशरे में, वो लोग कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पे दस्तक दें? खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। रोज़ खबरें पढ़ रहे हैं, बिजली का बिल अदा नहीं किया, खुदकुशी कर ली। माएँ बच्चों को लेकर नहरों में छलांगे लगा रहे हैं, 4-4 बच्चों को मतलब भी जाँ भाग किया जा रहा है। ये दौर भी आना था। बच्चों को कत्ल करके माएँ खुदकुशी कर रही हैं। माँ जो सबसे ज़्यादा हमदर्द होती बच्चे की, सबसे ज़्यादा कायनात में अल्लाह और रसूल के बाद सबसे बड़ी हस्ती माँ है। बेशक। माँ इस बात पे मजबूर है, अलमान लफीज़ रोना आता है कि माँ अपने बच्चों को लेके नहर में दरिया में छलांग लगा रही, सर जहर खिला रही हैं माएँ अपने अल्लाह बच्चों को, उसके बाद खुदकुशियाँ कर रही हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। ये हालात क्या हैं? और इनकी ज़िम्मेदारी बालादस्त ताकतों पे है, हुक्मरानों पे है, इशराफिया पे है। उनको अपने हलवे मंडे से गर्ज है। वो बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे जागीरें उनकी महफूज होनी चाहिए, फैमिलियाँ वहाँ सेटल होनी चाहिए, उनको कौम से जो हमदर्दी होनी चाहिए उसका -1% भी नहीं। सर जैसे कि आपने बताया कि 1962 से एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पे आपने देखा भी है लोगों को, और ख़ुद भी कहीं ना कहीं अमली सियासत में हिस्सेदार भी रहे। क्या लगता है कि कुछ बेहतरी आना मुमकिन है, आ सकती है? देखें जी, एक पहलू पे हम कंफर्टेबल, मैं ख़ास तौर पे कंफर्टेबल होता हूँ कि आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले लोग नहीं सोचते थे, इररेलेवेंट होते थे मुल्की मामला से। हमारा नौजवान इररेलेवेंट होता था, भी मुझे क्या, जो होता होता रहे। आज कौम जो है शौरी तौर पे बेदार हो चुकी है, पहचान चुकी है कि गासिब कौन है, हम पे जुल्म कौन कर रहा है, हमारे साथ बर्बरियत का सलूक कौन कर रहा है, कौन हमारा हक गज़ब कर रहा है, कौन हमारे बच्चों को मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। ये अब शौरी तौर पे लोग बेहतरी की तरफ जा चुके हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, ख्वाजा शफीक साहब सिर्फ मुल्तान की नहीं, जनूबी पंजाब के नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक इज़्ज़तदार कारोबारी शख्सियत जाने माने जाते हैं। और वो जिस किस्म के उन्होंने ख़यालात का इजहार किया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट और जो उनके मुशीर हैं उनको सोचने का, जो ये अपने फ़ैसले जो वो कर चुके हैं उस पर रिव्यू करना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए। यहाँ मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। अगर पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर तय की जाएगी तो इसका फ़ायदा आवाम को होगा या मुश्किलात में इजाफ़ा होगा? ये सारी बात करने के लिए आज जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, राशिद इकबाल साहब साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान हैं, डायरेक्टर हैं सर्वो मोटर ऑयल के। तो उन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। जी थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर क्या कहेंगे कि जो ये इस दफ़ा मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई इस्तिलाह सामने लेके आए हैं, जो कि मेरा ख्याल है तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, कि रोज़ाना पेट्रोल की एक नई कीमत आएगी। अब वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो एक कारोबारी तबका इसको किस तरीके से देख रहा है? देखें, हुकूमत ने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया आपस में। सारी दुनिया में पेट्रोलियम की, क्रूड की भी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर खुलती हैं, मगर वो ओपन मार्केट है और फिर मार्केट ही उसका तयन करती है। मगर हमारे मुल्क में इसके बरक्स है, हुकूमत पेट्रोलियम की प्राइसेस को कंट्रोल करती है। तो मुझे तो अव्वल पहले यही बात समझ में नहीं आ रही कि अगर बिजली पर 2 महीने बाद जाकर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दी जा सकती है, तो फ्यूल पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्यों नहीं दी जा सकती हर 15 दिन के बाद? तो आजकल के टेक्नोलॉजिकल दौर में, जबकि हर चीज़ का डाटा इंतहाई तफसील के साथ मौजूद है, अगले 15 दिन की एवरेज कीमत का हिसाब लगा के वो फिक्स कर देना और 15 दिन बाद रिव्यू कर लेना। अगर ज़्यादा हो गई थी तो अगले 15 दिन के लिए थोड़ा कम कर दें, अगर कम रह गई है तो अगले 15 दिन के लिए ज़्यादा कर दें। ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, 15 दिन या 1 माह के लिए फ्यूल की प्राइस को फिक्स करके मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी मार्केट इस सब के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पे एक कीमत तय की जाती है, फिर हुकूमत कंट्रोल भी ना करे ना, फिर लेट द मार्केट डिसाइड कि क्या पेट्रोल कीमत होएगी फ्यूल की,
फिर ठीक है, फिर रोज़ की बुनियाद पे खुलें। मगर अगर हुकूमत ने कंट्रोल करनी है प्राइसेस, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इस्तेहकाम लेकर आए इसमें। इस तरह तो कारोबार ही नहीं हो सकता। डेली की बुनियाद पे प्राइसेस चेंज हो रही हैं, कोई आदमी कोट करने के काबिल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि सुबह मुल्तान से कराची का किराया क्या होगा। आज आपने चीज़ बुक करानी है और वो कल रवाना होनी है, कल उसकी कीमत बढ़ जानी है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ट्रांसपोर्ट से लेकर सनतों तक और छोटे कारोबारों से लेकर मतलब एक आम आदमी पर हर शोबे पे असरअंदाज होती है पेट्रोल की कीमत। तो अब इसको किस तरह गवर्नमेंट लेके चलना चाह रही है सर? मतलब देखें, असरअंदाज होना और भी चीज़ है। वो हम समझते हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ख़ास तौर पे जब से ये समुद्री रास्ते बंद हुए हैं, तो वेस्ट एशिया सारा ही बहुत ज़्यादा मुतासर है। हम अकेले नहीं हैं। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, कोरिया, चाइना, सारे ही मुल्क मुतासर हैं जिनकी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ से होकर आ रही थी। और मगर उसको मैनेज करने का तरीका है। आजकल के दौर में मैं तो नहीं समझता कि डेली की प्राइस पे बुनियाद पे प्राइसेस को हुकूमत कंट्रोल भी कर रही है और एक दिन से ज़्यादा हुकूमत उसको होल्ड भी नहीं कर सक रही। ये मेरे लिए बहुत ही अजनबी की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या लगता नहीं कि पहले जो कारोबारी कम्युनिटी थी उसको एतमाद में लिया जाता या लिया गया है? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। जी नहीं, हाँ, इस तरह की बातों में कारोबारी कम्युनिटी को अक्सर एतमाद में नहीं लिया जाता। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क में। और फिर बाद में जब कारोबारी लोग उसमें खामियों की निशानदेही करते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात तो उनकी बात सुन ली जाती है, मगर अक्सर औक़ात वो भी नज़रअंदाज कर दी जाती है। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि जी, एक आम बिल्कुल। आदमी, मतलब अभी हम यहाँ तो कारोबारी कम्युनिटी की बात कर रहे थे, लेकिन एक आम आदमी जो कि शायद मेरे ऑफिस में भी काम करता है, ऑफिस बॉय है, और उसने अपने घर से यहाँ तक आना है, तो उसको अगर 20-30 किलोमीटर का वो रोज़ का लगता है, तो वो भी, उस पर भी असरअंदाज हो रही है। तो मईशत तो फिर मईशत है। हाँ, नहीं, देखें, वो जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, वो तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अब एक जंग लगी हुई है और उसकी वजह से रास्ते रुके हुए हैं, और सप्लाई और डिमांड में जो फ़र्क है उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, और वो हम सब ने बेयर करनी ही है। उसका हम सबको अंदाज़ा भी है और हम बेयर कर भी रहे हैं, और हम उसके लिए किसी तरह भी हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराते। मगर ये जो डेली की बुनियाद पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें सेटल करने का हुकूमत ने ये शोशा छोड़ा है, ये मुझे ना समझ में आ रहा है, ना हज़म हो रहा है। अच्छा सर, मतलब अभी हमने देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत, मतलब पेट्रोल पंप्स मालकान ने मतलब एहतजाज भी किया, वो हड़ताल पे भी गए, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसका कोई असर भी पड़ा? मतलब फिर भी कोई लूप में लिया गया? जिस तरह से पहले मैंने सवाल किया कि बिजनेस में जो कम्युनिटी थी उसको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, हालांकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ, वो ऐसे है कि सिर्फ पंप मालकान ही नहीं है, ये इसमें ट्रांसपोर्टर, पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर भी हजरात भी शामिल हैं। वो ऐसे है कि पर लीटर उनको कमीशन मिलता है, तो वो कह रहे हैं कि हमें कमीशन वैल्यू पे दिया जाए, क्योंकि महंगाई होने की वजह से 1 लीटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें वैल्यू पे कमीशन दिया जाए। तो ये एक वो उनका इंटरनल मैटर है, मेरा ख्याल है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि रिजॉल्व होना चाहिए? जी, हो जाएगा। अच्छा, मतलब वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन जो एक आम आदमी का और जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रोज़ाना जिस तरीके से गवर्नमेंट तय कर रही है कि, और फिर अगर हम पेट्रोल पंप मालकान को भी देखें कि जिस तरीके से जब रोज़ाना की बुनियादों पे कीमत तय हो रही है, तो वो अक्सर पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो जिससे एक आम आदमी भी सफ़र कर रहा है। हाँ, वो एक मैं समझता हूँ कि असल में शार्टेज है नहीं, मगर शार्टेज क्रिएट की जाती है इस फियर की वजह से कि शायद कल आने वाले कल में कीमत बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो फिर हर कोई कोशिश करता है कि फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर माल को बेचने के लिए महफूज कर लें, तो लोग फिर इसलिए सेल बंद कर देते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि शार्टेज है, शार्टेज नहीं है हमारे मुल्क में। फ्यूल की ना डीज़ल की है ना पेट्रोल की है। कम से कम मेरे हिसाब में 29 से 30 दिन का डीज़ल और पेट्रोल पाकिस्तान में वाफर मौजूद है। तो सर, ये मैकेनिज़्म बनाना किसका काम है कि मतलब जो रवानी है पेट्रोल की वो हर आम आदमी तक पहुंचे? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का काम है। तो फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद मिलते हैं, लोग वहाँ जाते हैं पेट्रोल लेने, और सिर्फ इसलिए, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई शॉर्टेज नहीं है, वो इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफाखोरी हो रही है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ, ये उनकी कमज़ोरी है। हर चीज़ के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ मौजूद हैं, कोई भी शोबा बगैर रेगुलेटर के काम नहीं करता।
हर शोबे के ऊपर रेगुलेटर मौजूद हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रेगुलेटर है उसको ओगरा कहते हैं। तो ये ओगरा की कमज़ोरी है, ओगरा की नाकामी है। सर, ओगरा चले हम एक तरफ ओगरा कर लेते हैं, लेकिन जो इंतज़ामी अमूर हैं जो शहरों के हैं, मतलब ये डीसीज़ हैं, एसीज़ हैं, तो इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं होती? जिम्मेदारी तो है, मगर वो किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि वो जो एक एसओपीज बनाई गई हैं जिस पे लाइसेंस दिया जाता है, तो क्यों नहीं मजबूर किया जा सकता? वो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी ही है ना जिसने लाइसेंस दिया है और जिसने मनसूख करना है, तो वो करे। फिर मैं वही तो गुजारिश कर रहा कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की कमज़ोरी है। सर, तो क्या लगता है कि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है जो बिज़नेस कम्युनिटी में साफ नज़र आ रही है कि मतलब एक बिज़नेस कम्युनिटी उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस सूरत हाल में कुछ मईशत को बेहतर होता देख रहे हैं आप? नहीं, जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं हमारी मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। और हमने इतने ज़्यादा कर्ज़ लिए हुए कि उन कर्ज़ों का सूद देने के भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। और जितनी देर हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, ना ही किसी शोबे को रिलीफ मिलेगा, ना ही किसी शोबे को सब्सिडी मिलेगी, और बजट भी हर साल सख्त से सख्त तरीन ही आएगा। तो ये तो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम ना जाएं IMF के पास हर साल, हम अपने अखराजात कम करें, हम जो गैर ज़रूरी हुकूमती महकमे बनाए हुए उनको बंद करें, हम जो नुकसान में चलने वाले हुकूमती अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज़ करें, हम जहाँ जहाँ पर करप्शन और डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं उनको ख़त्म करें। तो फिर तो हम IMF के प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं, और जब IMF के प्रोग्राम से बाहर एक दफ़ा आ जाएंगे तो फिर मईशत बेहतरी की तरफ भी जानी शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि कोई वैसे तो अगर कहा जाए कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बड़े ऐवानों में बैठते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर रहे, कि कुछ उम्मीद नज़र आती है कि हम IMF से बाहर आने के काबिल हैं? हाँ, जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलते, मुझे तो नहीं लगता कि हम IMF के प्रोग्राम से कभी भी बाहर आ सकते हैं। 25वां कि 26वां प्रोग्राम है और मेरा ख्याल 2-2, 3-3 साल के प्रोग्राम होते हैं। तो 75 साल की उम्र में मेरा ख्याल है 70 साल तो हम IMF के साथ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम IMF से कभी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलते, हम अपना तौर हुकूमत नहीं बदलते, उस वक्त तक मुश्किल है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो मतलब बिज़नेस कम्युनिटी है वो एक बेयकीनी की सूरत हाल में मुब्तला है, और वजह वही कि मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतों का इतलाक़ होना। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर गवर्नमेंट करने क्या चाह रही है। एक तरफ तो मतलब गवर्नमेंट ये करती है कि जो आलमी जो रेट्स हैं उसका बराह रास्त आवाम को फ़ायदा देना चाहती है, लेकिन अगर इसकी आवाम से बात की जाए तो आवाम को कहीं से भी इस तरह लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है उसकी वजह से जो पेट्रोल मसनूआत जैसे कि पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ भी तरसील रोक दी जाती है, और मोस्टली बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं। तो नाज़रीन, मुल्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राना असगर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ की सतह पर इजाफ़ा और कमी है, तो इसको ये किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। राना साहब, क्या कहेंगे कि इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर जो गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरीके से ये अब होने लगा है, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टर्स पे क्या असर पड़ रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रांसपोर्टर का मौशी कत्ल है, एक आम आदमी मौशी कत्ल है। देखें, हमने फ़ैसले तो किए हैं यूरोप तर्ज के, मगर उसका सहूलियात जो हम पाकिस्तान की सहूलियत हैं वो भी नहीं दे सकते। पहले था साल पर होता था, फिर उसके बाद 6 माह बाद आ गया, फिर 3 माह बाद आ गया, फिर 1 माह बाद आ गया, 1 माह बाद, फिर 15 दिन बाद। अब ये मुझे बताएं कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम किराए का तयन कैसे कर सकते हैं? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी की सवारी है, इसमें गरीब आदमी सफ़र कर सकता है। ये पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है, ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर फ्यूल आप एडजस्ट करेंगे तो बर्दाश्त हो जाएगा। गवर्नमेंट तो अपने ज़ाहिर बात टैक्सेस और जगह से एडजस्ट कर सकती है। हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा रेवेन्यू है। हम तो रेवेन्यू दे रहे हैं। आप समझें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी मुश्त की रीढ़ की हड्डी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट है। 100 कुछ रुपये लेवी टैक्स हम दे रहे हैं, उसके बाद हम टोल टैक्स दे रहे हैं, हम टोकन टैक्स दे रहे हैं, फिटनेस के माध्यम हम टैक्स दे रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टरों का पहिया बिल्कुल इस टाइम ज़ीरो हो गया। अब हमारे जनरल बस स्टैंड का आप विज़िट करें,
आप अपना कैमरामैन को साथ लेके जाएं। ये मेरी बातों पर यकीन ना करें, एज ए प्रेसिडेंट मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है अवाम में ये बात जाए कि हर बंदा अपने कारोबार तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखें हमारे जनरल बस स्टैंड विज़िट करें, आपको तकरीबन 70% गाड़ियाँ खड़ी नज़र आएंगी। क्यों खड़ी हो गई हैं? वो चल नहीं रही। एक आम आदमी पर रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली बिल देने के पैसे नहीं है, मुसाफिर सफ़र कैसे करेगा? अच्छा राना साहब, इसको किस तरीके से देखते हैं कि मतलब एक आदमी यहाँ से सफ़र शुरू करता है, वो लाहौर जाता है, वहाँ उसकी कोई मीटिंग है, कोई काम है, कोई कारोबारी कोई लेन देन है, वो वहाँ से जब वापस आता है तो यहाँ से कुछ किराया वो पे करता है, अब अगले दिन उसको कुछ और किराया पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से असरअंदाज हो रही हैं ट्रांसपोर्टर्स पर और एक आम आदमी पर, क्योंकि ले दे के जो एक आम मुसाफिर है पे तो उसी को करना है। जी ऐसी हरगिज़ अब बात नहीं है। पहले था कि हमारा अगर 8 दिन बाद किराया तेल की कीमतों में फ़र्क पड़ा तो हम किराया बढ़ा रहे थे। अब जो रोज़मर्रा की कीमतें बढ़ रही हैं ना, उसमें हम किराया रद्द-बदल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि सुबह हमारा एक चार्ट और है, शाम का हम चार्ट और नहीं वेज़ा कर सकते। अब हम ये कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमने वीकेंड पे हफ्ते दिन हमने जो हमारे पास रेशो नज़र आई हम उस पर किराया बढ़ाएंगे तो पूरा हफ्ता वीकेंड हम वही चलाएंगे। अगर इजाफी कोई बोझ बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टर खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, वहाँ पर हम बोझ मुसलत नहीं करते। हो ही नहीं सकता कि रोज़मर्रा के तरीके तर्ज पर रोज़ झगड़ा तो नहीं हो सकता कि रोज़ पैसेंजर नया है हम नया झगड़ा पैदा करें, ऐसी बात नहीं है। हम जो किराया अपना मुतय्यन किया है वो तकरीबन हम पिछले 8 दिन से वही किराया चला रहे हैं। अब कल की जो हमारी मीटिंग नेक्स्ट वीक में हफ्ते दिन होगी, उसमें देखेंगे किराए कीमतें जो बढ़ी हैं तेल की 20-25 रुपये तकरीबन बढ़ चुकी हैं, तो हम नया किराया तब लगाएंगे। अगर कम होगी जुम्मे दिन तक तो फिर किराया नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा तो राना साहब, इसको किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त एक ट्रांसपोर्ट की क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से? जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट है, मैं समझता हूँ कि आप वही 250 रुपये जो तेल था हमारा वहीं पर लेके आएँ। किराया जब तेल बढ़ता है उससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर तेल की बंदे ट्रांसपोर्ट जो बर्डन बढ़ता है ना, उसमें टायर्स भी महंगे हो जाते हैं, पार्ट्स महंगे हो जाते हैं, हर ज़िंदगी की रोज़मर्रा चीज़ें एशिया महंगी हो जाती है। तो जैसे ही तेल कम होता है जो दूसरी चीज़ें बड़ी होती है, बदबख्ती से ये हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन चीज़ों चेक नहीं करते। अगर इन्हें चेक करें तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाए ट्रांसपोर्टरों के। हमारे ट्रांसपोर्टर हालात वैसे जो कि तो रहते हैं, सिर्फ तेल पर फोकस किया जाता है, डीजल कम हो गया बढ़ गया, बाकी चीज़ें हमारी वह सेम उन्हीं रेट पर रहती हैं, हमें मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अगर किराया 250 रुपये पर आ जाए तो आम आदमी की ज़िंदगी सुकून हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर सुकून में हो जाएगा और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी वो भी अच्छे तरीके से। देखें अब 100% जो गाड़ी ने चलना है उसने फ्यूल भी खपत ज़्यादा करनी है। अब 100 में 70% गाड़ियाँ खड़ी हो जाएँ तो 30% जो गाड़ियाँ चलेंगी फ्यूल की खपत कम हो जाएगी, टैक्सेस भी कम हो जाएंगे, रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। इसलिए वो तरीका अपनाएं जो हम भी अफोर्ड कर सकें और हुकूमत भी अच्छे तरीके से चल सके। तो क्या लगता है मतलब ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि फरवरी से ये अमेरिका ईरान जंग हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान था वो सालिस के तौर पे सामने आया और दुनिया ने माना कि अगर कोई जंग जीता है तो वो पाकिस्तान जीता है, उसके बाद भी सूरत हाल ये है, तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? जी उसका जो दारोमदार है वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज पर है, इस्टेब्लिशमेंट पर है। वो जो हमने जंग जीती है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार से जीती है। ये जो इस टाइम हुकूमत है वक्त पे जो हुक्मरान बैठे हैं ये नालायक हैं, इन्हें नहीं पता कि हुकूमत कैसे करनी है। इन्होंने सिर्फ बारियों को बंदर बांट की हुई है कि अब उनकी बारी कल मेरी बारी है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब चाहे वो कारोबारी बिरादरी हो या ट्रांसपोर्टर हो, सभी एक तशवीश का शिकार है और वही बेयकीनी की सूरत हाल है जो कि मेरा ख़्याल है कि जिसकी वजह से मईशत आगे बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ मेरा ख़्याल है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें बैठना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए और जिस तरीके की ये पॉलिसी बन रही है जिसकी वजह से तमाम आवाम में एक तशवीश की लहर मौजूद है, चाहे वो एक आम आदमी है, एक मज़दूर है, चाहे वो छोटा कारोबारी है, बड़ा सनतकार है। इस प्रोग्राम में हमने पूरी कोशिश की है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तबका फ़िक्र के लोगों से हम बात कर सकें और जान सकें कि ये जो फ़ैसला है गवर्नमेंट का आखिर किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है लोगों की ज़िंदगी पर। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज के पेट्रोल की कीमतें कैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, RTA सेक्रेटरी मुल्तान मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ये डिपार्टमेंट किस तरीके से इसको लेकर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से रोही न्यूज़ को वक्त दिया। मोहसिन साहब क्या देखते हैं कि क्योंकि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से अब ये लाया गया है, कानून के रोज़ाना की बुनियाद पर तय की जाएंगी पेट्रोल की कीमतें, तो आया इसका एक आम आदमी को फ़ायदा होगा या उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा? जी जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें नागुज़ीर हो जाती हैं। हालिया जो कशीदगी की वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें चेंज लाना पड़ा
लेकिन साथ ही गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको कम से कम रखा जाए। तो इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हिदायत की रोशनी में, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में हमने फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टर से मुलाकातें की हैं और उनको इस बात पे कायल किया है कि इसमें मुतनासिब किराया इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, एक आम आदमी की जो ट्रांसपोर्ट है जिसने यहाँ से लाहौर जाना है या यहाँ से कराची जाना है, तो उसको किस तरीके से मैनेज कर रही है आरटीए? क्योंकि जिस तरह पहले 15 दिन बाद मतलब किराया वो पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाता था, अब जब रोज़ाना इसका तयन किया जा रहा है तो आरटीओ पे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो सारी चीज़ों को चेक करना, किरायों को कंट्रोल करना, तो उसको किस तरह से चेक किया जाए? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि लेकिन इस सिलसिले में जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी फील्ड फार्मेशन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। इसमें हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर नाके लगाए गए हैं, जो हमारी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और जनरल बस स्टैंड्स हैं, उन पर कड़ी निगरानी है कि जो हमारे फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर करें। क्योंकि इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स हो गई थी ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वो किरायानामा उसको फ्रंट स्क्रीन पर लगाने, आवेज़ा करने के बिल्कुल पाबंद हैं और हमने कंट्रोल रूम भी बनाए हुए हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो यूएन यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है 1071, वो हमारा फ़ाल है। हमारे सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट्स हमारी फ़ाल हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हमारा डीसी साहब की सरबराही में फ़ाल है। तो बाकी तमाम अज़ला की और मुल्तान समेत जो भी टीमें हैं वो फ़ाल हैं। इस सिलसिले में किसी किस्म की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको फ़ौरी उसकी रिड्रेसल की जाती है और उसमें पेनल्टिव एक्शन किया जाता है। अच्छा मोहसिन साहब, देखा जाता है कि मतलब जिस तरह कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर एक आम आदमी तक को मुतासिर करती हैं, तो जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, मतलब वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसको किस तरीके से आरटीए देखता है? जी, आरटीए इसको जो हमारी जो डोमेन है जो किरायों तक महदूद है, तो उस सिलसिले में जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस है, हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो तमाम अड्डे विज़िट करते हैं, जनरल बस स्टैंड जो चाहे वो दूसरे प्राइवेट अड्डे हैं, और सरप्राइज़ जो फील्ड विज़िट्स हमारे रोड्स पर होते हैं, तो कभी भी इस सिलसिले में कोई कोताही नहीं बरती जाती कि जो भी मैक्सिमम चेकिंग इंश्योर करके उसमें अगर कोई है डेलिंक्वेंट तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, देखते हैं कि जो बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल है एक आम आदमी में, तो उसके लिए क्या कोई नंबर है, कोई ऐसा है कि जैसे कोई ओवर चार्जेस कर रहा है, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया कि जो किरायानामा है हर गाड़ी के मतलब ग्लास पे आवेज़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, कि जो ऐसा नहीं करते और वो ओवर चार्जेस कर रहे हैं, तो उन तक किस तरह से पहुंचा जाता है? जो किरायानामा हमारा ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आवेज़ा करता है, उस पे 2 नंबर्स बिल्कुल मेंशन होते हैं। एक हमारा यूएएन नंबर जो हमारी कॉल लाहौर एक्सेस की जाती है और उसको जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है उस तक उसको ट्रांसमिट किया जाता है। वो फिर मुतलका इंस्पेक्टर को, जिसकी वो इलाका एरिया होता है, वो उसको की जाती है और प्रॉपर फिर जाके उसको बताया जाता है पैसेंजर को फ़ोन करके कि आपकी ये कंप्लेंट, उसका मंतकी अंजाम ये हुआ है। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उस पर भी जो भी कॉल होती है प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होती है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा मोहसिन साहब, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे मुल्तान की आवाम को, बल्कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को, कि अगर किसी के साथ भी कोई मसाइल, जब वो के जनरल बस स्टैंड्स पे जाते हैं या जो मुख्तलिफ छोटे अड्डे बने हुए हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट पे अगर कोई मनमानी कर रहा है, तो किस तरीके से वो जो आपके यूएन नंबर्स हैं उनसे आपसे रब्ता किया जा सकता है, आपकी जो फील्ड फोर्स है, तो कोई एक मैसेज जो रिकॉर्ड कराना चाहें? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस जो बड़ा अहम इशू है इसे उजागर किया। मेरी तमाम जो मुसाफिर हज़रात हैं उनसे गुजारिश ये है कि जब भी किसी ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र करें तो उसमें ये इंश्योर करें कि उसका किरायानामा सामने लगा हुआ है, क्योंकि किरायानामा आवेज़ा ना करना इट्सेल्फ एक जुर्म है। तो उस सिलसिले में हमारे जो यूएन हमारा नंबर है उसको काइंडली फॉलो करें। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर लिखा हुआ है, उसको करें। डिपार्टमेंट का हमारा नंबर है, सीएम पोर्टल है। लेकिन सिर्फ़ आपसे ये आपको अश्योर करवाना आपके चैनल के तवस्सुत से है कि कभी भी कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं होती जो अनएड्रेस्ड जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। जो थोड़े से नागुज़ीर हालात हैं, हम डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके जो कम से कम बर्डन जो है वो आवाम तक आए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब आरटीए सेक्रेटरी काफ़ी मुतमईन और पुरयकीन नज़र आए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विज़न के तहत एक आम आदमी पे कम से कम बर्डन डाला जाएगा, और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि मतलब अभी जितने दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतों का
तयन किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको किराया बढ़ाने की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी की जाती हैं। दूसरी तरफ जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जहाँ से हमारी अशियाए खुर्दोनोश की तरसीलात होती हैं, तो वहाँ भी मतलब एक जो ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के कि एक मुनासिब किराया दिया जाए, तो वो भी उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक चेक एंड बैलेंस रखा गया है, और उनसे भी मतलब बार बार मीटिंग्स करके उनको भी ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपने किरायों को मुनासिब रखना है। तो इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।